नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आर के गुप्ता टेक में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सहारा रिफंड पोर्टल पे आप सभी सही तरीके से लोगों का सहारा रिफंड के लिए अप्लाई किस प्रकार से करेंगे। और काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है डॉक्यूमेंट अपलोड करने को लेकर, जो कि आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। और बहुत से लोग गलतियां कर रहे हैं कि जब वो लास्ट में सबमिट कर देते हैं तो उनकी एक गलती के कारण उनका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो उनके स्क्रीन पर शो नहीं होता है। एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको प्राप्त नहीं होता है, या फिर आधार का कोई प्रॉब्लम होने की वजह से आगे फॉर्म नहीं बढ़ पाता है। तो उसका सल्यूशन क्या है ये हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप एक आम नागरिक हैं या फिर आप एक CSC VLE हैं, ठीक है, और आप सभी ऑनलाइन सहारा रिफंड पोर्टल पे आके आप अपना खुद का या फिर कस्टमर का ऑनलाइन अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो अप्लाई करने से पहले आपको कुछ गाइडलाइंस का पालन करना होगा। पहला कि आधार में मोबाइल नंबर का लिंक होना चाहिए, आधार से बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए, और उस कस्टमर के पास उसका सहारा का बॉन्ड पेपर होना चाहिए। जैसे उसके आधार कार्ड में उसका नाम है वैसे ही उसका नाम उसके बॉन्ड पेपर पे होना चाहिए, तभी आप लोग अप्लाई करें। और अगर उसका सहारा बॉन्ड पेपर पे नाम अलग है, आधार कार्ड में नाम अलग है, तो आप लोग बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, क्योंकि आप लोग अप्लाई कर देंगे, आपको 150 रुपये मिल भी जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति का जो पैसा है वो फंस जाएगा, उसको नहीं मिल पाएगा। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले मैं इसके अंदर लॉगिन कर लेता हूं। आप अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो जमाकर्ता पंजीकरण पे आप क्लिक करोगे और यहां पर आप अपने आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट डालोगे और आधार में जो नंबर लिंक होगा उस नंबर को डाल के OTP प्राप्त करे पर क्लिक करोगे। OTP डाल के आप सत्यापित करोगे। इसके बाद फिर दोस्तों आप जमाकर्ता लॉगिन पे क्लिक करोगे, या बाई चांस आप फॉर्म फिल करते करते अचानक से आपका सर्वर डाउन हो गया, पेज काम नहीं कर रहा, लाइट चली गई, आपका सिस्टम बंद हो गया, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आपको दोबारा से अपने टैब को ओपन करना है, दोबारा से इसी पोर्टल पे आना है और आपको जमाकर्ता लॉगिन पे क्लिक करना है। और आप सभी के सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ फिर से आप अपनी आधार का लास्ट 4 डिजिट नंबर डालेंगे, आधार में जो नंबर लिंक है उस नंबर को आप यहाँ डालेंगे और OTP प्राप्त करे पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप OTP डाल के सत्यापित करते हैं तो आप सभी के सामने सर्वप्रथम यहाँ पर आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन आ जाता है, जिसको कि पढ़ लेना है और आपके जो भी कस्टमर उसको सुना देना है। उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। बेशक आप कस्टमर से 150 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर लो, थोड़ा सा जो टाइम लग रहा है दे दो, बट आप ये चीज़ उसको ज़रूर बताएं और उसको ये चीज़ पहले ही आप बता दें कि इतने रुपए चार्ज लेगा तो ही मैं अप्लाई करूँगा, क्योंकि आपका एक एप्लीकेशन अप्लाई करने में आधे घंटे से लेकर 1 घंटे का टाइम ख़राब हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये पोर्टल जो आप देख रहे हैं ये प्रॉपर तरीके से कई बार काम नहीं करता है। कई बार OTP नहीं आएगा, OTP आएगा तो वेरीफाई नहीं होगा, वेरीफाई होगा तो आगे बढ़ेगा नहीं। तो इस प्रकार की तमाम समस्याओं को देखते हुए अगर आपका टाइम ख़राब होता है तो इसका जो जिम्मेदार है वो सरकार है, लेकिन इसका जो नुकसान है वो आपका ग्राहक ही भरेगा, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उसके कारणवश। ठीक है, तो ये आप ग्राहक से चार्ज करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को मैं आपको पढ़ के बता दूँ। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है, थोड़ा सा ही है तो आपको पढ़ना जरूरी है। यहाँ साफ साफ बताया गया कि मैं इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर EKYC सत्यापन के उद्देश्य से अपने आधार नंबर और व्यक्तिगत जानकारी के उपयोग के लिए अपनी सहमति प्रदान करता या करती हूँ। यह सहमति प्रदान करके मैं निम्नलिखित को स्वीकार करता हूँ या करती हूँ और उनसे सहमत हूँ। इसमें लिखा है उद्देश्य। उद्देश्य में लिखा है मैं समझता हूँ या समझती हूँ कि आधार EKYC का उद्देश्य सेवाओं का लाभ उठाने या संबंधित संगठन इकाई के साथ व्यावसायिक संबंध स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में मेरी पहचान को सत्यापित और प्रमाणित करना है। सूचना और संग्रह। मैं EKYC सत्यापन के उद्देश्य से अपने आधार नंबर और संबंधित व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, लिंग, फोटो, पता के संग्रह को अधिकृत करता या करती हूँ।
मैं समझता या समझती हूँ कि इस जानकारी का उपयोग केवल सत्यापन और प्रमाणीकरण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ पर आधार प्रमाणीकरण में आएंगे। यहाँ लिखा गया है, मैं स्वीकार करता या करती हूँ कि संबंधित संगठन इकाई प्रदान किए गए आधार विवरण को सत्यापित करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के साथ प्रमाणीकरण अनुरोध शुरू करेगा। इस सत्यापन में UIDAI द्वारा निर्धारित बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट, आइरिस या जनसंख्यांकीय OTP आधारित प्रमाणीकरण शामिल हो सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नीचे आता है सूचना साझा करना। मैं eKYC सत्यापन के उद्देश्य से UIDAI के साथ जनसंख्यांकी और बायोमेट्रिक डेटा सहित अपनी आधार जानकारी को साझा करने के लिए सहमति देता या देती हूँ, और मैं समझती हूँ कि UIDAI के साथ साझा की गई जानकारी उपयोग केवल प्रमाणीकरण और सत्यापन के उद्देश्य से किया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं आपको समझने योग्य हैं, जैसे कि यहाँ पर डेटा गोपनीयता की सुरक्षा है, आप पढ़ सकते हैं। और साथ साथ बताया गया है कि सहमति रद्द करना। मैं समझती हूँ कि मुझे संबंधित संगठन इकाई से संपर्क करके और लागू वापसी प्रक्रियाओं का पालन करके किसी भी समय इस सहमति को वापस लेने का अधिकार है। हालांकि मैं स्वीकार करता या करती हूँ कि सहमति वापस लेने से संगठन की सेवाएं प्रदान करने एवं व्यावसायिक संबंध स्थापित करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। साथ ही साथ बताया गया है कि मैं सहमत हूँ कि यह सहमति eKYC सत्यापन पूरा होने तक, जब तक मैं अपनी सहमति वापस नहीं लेता, जो भी पहले हो तब तक वैध रहेगी। और साथ ही साथ बताया गया है कि सूचना की सटीकता, मैं प्रमाणित करता या करती हूँ कि eKYC सत्यापन के लिए मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य, सटीक और पूर्ण है। मैं समझती हूँ कि गलत या भ्रामक जानकारी प्रदान करने पर लागू कानूनों के अनुसार परिणाम भुगतान पड़ सकते हैं। मैंने ऊपर निम्नलिखित नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है, समझ लिया है और सुरक्षा से आधार eKYC सत्यापन के लिए सहमति प्रदान करता या करती हूँ। ठीक है, ये आपको जरूर पढ़ना है और उसको सामने वाले व्यक्ति को पढ़ा के सुना देना है। इसके बाद फिर आपको अगला बटन पर क्लिक कर देना है। हालांकि आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अगर फर्स्ट टाइम आए होंगे, फिर आपके सामने जो है दूसरे चरण में व्यक्तिगत विवरण में आपको कस्टमर के आधार कार्ड का जो 12 डिजिट का नंबर है वो डालेंगे, OTP प्राप्त करे पे क्लिक करेंगे। ठीक है, OTP डाल के जब आप सत्यापित करते हैं तो उसके आधार में जो उसका नाम, जन्म तिथि और उसके फादर का नाम, उसके बैंक में आधार जो लिंक है उस बैंक का नाम यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पर आपको नीचे वैकल्पिक ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आप ईमेल आईडी को भी डाल देंगे और फिर आप जो है अगला वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप सभी के सामने जो है इस प्रकार से दावा विवरण आ जाएगा, जहां पे आपको अपने दावा विवरण को फिल करना होगा। तो यहां पर दोस्तों मैंने ऑलरेडी फिल कर रखा था, तो अगर आपने भी फिल कर रखा है तो सीधा अगला पर क्लिक करेंगे, क्योंकि यहां पर अब आप देख सकते हैं आप कोई भी डिटेल फिल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने प्रपत्र जनरेट कर लिया होगा। तो फिर यहाँ पर आप दूसरा दावा लगा नहीं सकते हैं। प्रपत्र जनरेट करने से पहले ही आपको जितने दावे हैं वो लगा देने हैं। अगर एक बार आपने प्रपत्र जनरेट कर लिया तो फिर कोई चांस नहीं है कि आप दोबारा यहाँ पर दावा लगा पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिटेल्स को फिल किया है, हम अगले पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्रपत्र जनरेट वाले ऑप्शन पे हम आ चुके हैं। सबसे मेन और महत्वपूर्ण यहीं पर ही लोगों को प्रॉब्लम आती है। कई बार लोग गलती ये कर देते हैं कि मान लो 12 करोड़ लोगों ने इसमें पैसे निवेश किया था, जिसमें से अभी कुछ लोगों ने ही किया है, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों ने गलती ये कर दी है कि जो कस्टमर था या जो व्यक्ति अपना बॉन्ड पेपर अप्लाई कर रहा था सहारा रिफंड पाने के लिए, उसने 3-4 सोसाइटियों में पैसे लगा रखे थे या अलग अलग 2 सोसाइटी में पैसे लगा रखे थे, लेकिन उसने सिर्फ एक ही सोसाइटी का जो है डिटेल दावा किया है। अब ऐसे में उसका दूसरा वाला वो अपने उस आधार से कर नहीं सकता है और अपनी फैमिली में किसी और आधार से कर नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पे उसका नाम है। तो ये समस्या काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है और हो सकता है कि आने वाले समय में इस पोर्टल में उसका संशोधन का कोई ना कोई जुगाड़ किया जाएगा, नहीं तो लोग आक्रामक हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों का लाखों रुपए इसमें फंसा हुआ है और यहाँ पर बहुत ही थर्ड क्वालिटी का जो है सिस्टम बनाया गया है। यहाँ पर आपका जो है इस प्रकार से दावा प्रपत्र, आवेदन पत्र आ जाएगा। अब इसको आप यहाँ से जो है फॉर्म डाउनलोड करे पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने जो है एक नोटिफिकेशन तैयार हो जाता है, जहाँ आपको बताया जा रहा है कि कृपया प्रपत्र तैयार करने से पहले सुनिश्चित करें कि सभी दावे दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे या अतिरिक्त दावा नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत फिल किया है, बंद करे पर क्लिक करेंगे, दोबारा से बैक जाकर आपको अच्छे से सब कुछ चेक करना है। अगर सब कुछ ठीक है, पुनः आप आएंगे और फिर यहाँ पर आप ठीक पर क्लिक कर देंगे। इतना क्लिक करने के बाद आप सभी का जो फॉर्म है आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसको आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है।
यहाँ पर आपको उस ग्राहक का फ़ोटो चिपकाना है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने और मिस्टेक किया हुआ है, फ़ोटो पर हस्ताक्षर करें। क्यों? जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो क्या करेंगे, घंटा करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लोग अंगूठा लगाते हैं, तो वहाँ पे हस्ताक्षर जाए उनका क्रॉस अंगूठा लगवाएंगे। बैंक का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ चुका है। फिर स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे सबसे नीचे, और यहाँ पर आपको सेकंड पेज में भी उसका अंगूठा या हस्ताक्षर करवा लेना, जो भी वो करता हो। और यहाँ पे उसका प्लेस का नाम डालेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, और इन तीनों पेज को फिर आपको स्कैन कर लेना होगा। दोस्तों आपने एक चीज़ और नोटिस किया होगा, पहले यहाँ पर 2 पेज था, लेकिन अब यहाँ पर एक पेज और बढ़ा दिया गया, 3 पेज यहाँ पे कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 पेज हो चुका है, पहले यहाँ पर 2 पेज था। इसका भी आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, और आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए हम इसको जो है आपको अपलोड करके भी दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको जो है यहाँ पर सेव कर लेते हैं। अब इसके बाद हम आएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं दस्तावेज अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, या अगर आपने अपलोड कर दिया होगा तो भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। या अगर आपने अपलोड नहीं किया तो ऑप्शन आएगा, फिर आप अपलोड करेंगे, फिर यहाँ पे अगला वाले बटन पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे अगला वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे आपका जो है इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। आप यहाँ देखेंगे 7 अगस्त 2023 को ये जो है प्राप्त हो चुका है इस प्रकार से। और यहाँ पर जो आपका पेमेंट है वो 45 दिनों के भीतर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट किया जाएगा। और यहाँ पर आपका जो है एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पे आपको आपका जो आवेदन संख्या, दिनांक संख्या है, वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि काफ़ी लोगों की समस्या था। अब यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर देख लेते हैं, क्या पता हमारे मोबाइल में भी कोई मैसेज आया हो। आपका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, अगर आपके स्क्रीन पे नहीं शो कर रहा है तो आपका जो मोबाइल फ़ोन है उस पर एसएमएस में गया होगा। हमारे मोबाइल फ़ोन में एसएमएस में आ चुका है हमारा एक्नॉलेजमेंट नंबर, तो आपका भी इस प्रकार से आ चुका होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपका इंटरनेट स्लो होगा तो भी यहाँ पर आपको समस्या हो सकती है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे एक्नॉलेजमेंट नंबर प्रॉपर तरीके से दिखने भी लग गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे समझ गए हैं। और अगर आपको इस प्रकार से एक्नॉलेजमेंट नंबर नहीं दिखता है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आपका इंटरनेट स्लो होगा, आप लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, और जो आपने नंबर दिया था उस नंबर पर मैसेज जा चुका होगा, ठीक है। या फिर दोबारा से आप लॉगिन करेंगे तो आपका जो एक्नॉलेज नंबर है ये देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपसे बहुत ही आसानी से सहारा रिफंड पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन को कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी से समझ गए हैं। चलिए मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।